जय हिंद फ्रेंड्स। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मेक आईएएस का जो मेडिवल हिस्ट्री का हमारा टेस्ट चल रहा है। इसमें टेस्ट नंबर 20 है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, पानीपत में स्थापत्य बाबर काल की देन है, कौन कौन सा। तो ये तीनों ही है। बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो सही है। बी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। और देखिए, पानीपत की जो काबुली बाग में मस्जिद है और संभल की जामी मस्जिद का आगरा का आराम बाग बाबर काल की देन है। जब काबुली मस्जिद ना पानीपत की जब लड़ाई हुई थी, पहली लड़ाई जब हुई थी 1526-27 में, उस समय जो सुल्तान इब्राहिम लोदी पर अपनी जीत को चिन्हित करने के लिए बाबर द्वारा बनवाई गई थी। और मस्जिद का नाम जो है बाबर की पत्नी थी काबुली, उन्हीं के नाम पे रखा गया था। और जामा मस्जिद है, जिसे बाबरी मस्जिद भी कहा जाता है, संभल के सबसे पुराने स्मारकों में से एक है। और वहीं संभल का एक विरासत स्थल है जो मस्जिद में 1528 में सम्राट बाबर के आदेश तक मीर बेग द्वारा बनाई गई थी। आराम बाग भारत का सबसे पुराना मुगल गार्डन है, जिसे मूल रूप से 1528 में मुगल सम्राट बाबर द्वारा बनवाया गया, जो भारत के ताजमहल से लगभग 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। और काबुल में दफनाने से पहले बाबर को अस्थायी रूप से वहीं दफनाया गया था। फिर उसके बाद देखेंगे, जैसे मुगल शासक थे जहरुद्दीन अहमद बाबर का जो जन्म है 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी के अंदीझून नामक शहर में हुआ था, जो उज्बेकिस्तान में हैं। बाबर की मातृभाषा चगदाई भाषा थी, लेकिन फारसी में बाबा को महारत हासिल था बाबर को। और चगदाई में इसने बाबर नाम लिखा, बाबरनामा जो की जीवनी लिखी थी, और जिसका फ़ारसी भाषा में जो अनुवाद है वो अब्दुल रहीम खाना ने किया था। लीडन थे और एक अर्स्किन थे। इन दोनों ने 1826 में बाबरनामा को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। बाबर ने मुबई यान नामक पद शैली विकसित की। इसके अतिरिक्त खत बाबरी नामक एक लिपि का भी आविष्कार किया। बाबर ने सड़कों को नापने के लिए गजे बाबरी का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हुमायूं के संदर्भ में दिया है। इसे जनता के शासन से जुड़ाव के लिए नया ढूल तबल ए अदल की स्थापना की थी। वह ज्योतिष पर काफ़ी विश्वास करता था तथा सप्ताह के 7 दिन अलग रंग के वस्त्र धारण करता था। उसे अबुल फजल ने इंसान कामिल कहकर संबोधित किया था। क्या इसमें जो है सही है? सी ऑप्शन। तीनों इसमें सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इसने क्या किया था ना कि जनता के शासन का जुड़ाव के लिए एक न्याय ढोल, जैसे तबल अदल। तो ऐसे हम याद कर लेंगे ना कि मतलब दल आया है, ऐसा लग रहा है कि न्याय के लिए ढोल बजाते हुए कोई दल आया है, अदल हो गया। और दिल्ली में यमुना तट के पर इसने दीन पनाह नामक नई राजधानी बनाई। तो हुमायूं तो पता है ना, दीन पनाह जो है 1533 में बनाया, लेकिन बाई द वे कभी क्वेश्चन पूछ दे किस तट पे, यमुना तट पे, वह जो है ज्योतिष पर काफ़ी विश्वास करता था और सप्ताह के 7 दिन जो है वो अलग रंग के वस्त्र धारण करता था। जनवरी 1556 में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई और हुमायूं को अबुल फजल ने इंसान एक कामिल कहकर पुकारा था। 26 जून 1539 को हुमायूं और शेर खां के सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर जो है चौसा नामक स्थान पर संघर्ष हुआ। इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी के उत्तरी तट पे। दिल्ली पर सबसे पुराने शहर इंद्रप्रस्थ की नींव मुगल शासक हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक शहर बसाया, जिसे अब पुराना किला कहते हैं। वर्ष 1540 में शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं को हराया, तब उसने इस किले का नाम शेरगढ़ रख दिया था। अब नेक्स्ट 3 नंबर देखेंगे, हुमायूं का मकबरा। यह इमारत हुमायूं की विधवा थी पत्नी हमीदा बानो बेगम की देन थी। इसकी डिज़ाइन फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा ग्यास बेग ने तैयार की थी। इसी इमारत की डिज़ाइन पर आगे चलकर ताजमहल का निर्माण किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हुमायूं का मकबरा के बारे में बात हो रहा है। 1570 में यह निर्मित इमारत हुमायूं की विधवा हमीदा बानो बेगम की ने बनाया था। इसकी डिज़ाइन फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा ग्यास बेग ने तैयार किया। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित तथा चारबाग शैली पर आधारित थी। इस इमारत में दोहरे गुंबद संगमरमर का इस्तेमाल था। इस इमारत की डिज़ाइन पर आगे चलकर ताजमहल का निर्माण किया गया। हुमायूं के बारे में इतिहासकार जुल्लेनपुल ने कहा था कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिसमें तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मात्र 9 वर्ष की अवस्था में पहली बार अकबर को गजनी की सूबेदारी सौंपी गई थी। क्या ये सही है? दूसरा कह रहा है, हुमायूं ने हिंदुस्तान में पुनर्विजय के समय बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया। नेक्स्ट है कि दिल्ली पर अधिकार कर लेने के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया।
इसमें क्या सही है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसमें सी 2 ऑप्शन सही है। तो देखते हैं कि 1551 में जो है ना 9 वर्ष की अवस्था में पहली बार अकबर गजनी का सूबेदारी सौंपा गया। हुमायूं ने हिंदुस्तान की पुनर्विजय के समय, जब हिंदुस्तान की पुनर्विजय के समय मुनीम खां ना कि बैरम खां, मुनीम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया। दिल्ली पर अधिकार कर लेने के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया। साथ ही अकबर के संरक्षक थे मुनीम खां को दूसरे लड़के मिर्जा हकीम का अंगरक्षक नियुक्त किया, और तुर्क सेनापति थे बैरम खां का अकबर संरक्षक नियुक्त किया गया। हुमायूं की जब मृत्यु हुई उसके बाद बैरम खां ने गुरदासपुर के निकट कालानौर में 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक किया था। क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कब किया था, तो 14 फरवरी 1556 है। इसमें कुछ तीर्थकर वगैरह दिए हैं। दास प्रथा, तो दास में क्या आ रहा है, दास मतलब कोई चाहता है कि मेरे 1-2 दास हों, तो 2 दास हों, तो मतलब 1562। 6 रहेगा, 3 डिजिट आप लोग याद कर लीजिए, 156, और उसके बाद लास्ट का हम याद करवाएंगे। तीर्थ यात्रा की समाप्ति, तो तीर्थ में ती आ रहा है, तो 3, तो 1563। जजिया कर की समाप्ति, जजिया, तो इसमें ना जजिया चारों लोग पे लगाए जाते थे, 1564। फतेहपुर सीकरी की स्थापना, फतेहपुर सीकरी सिर्फ एक है और वो भी अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए एक फतेहपुर सीकरी बना 1571। अकबर का हरम दल से मुक्ति, तो हरम दल में क्या है, तो 1-2 लोग रहते हैं हरम दल में, तो 1562 में। धर्म परिवर्तन पे पाबंदी, तो 1565 में पाबंदी आ रहा है क्योंकि बहुत पंचायत होती थी कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो पाबंदी लगा दी, पंचायत से 5 हो जाएगा, 1565। उसके बाद है राजधानी जो है आगरा से फतेहपुर स्थानांतरित किया, तो भाई फतेहपुर एक ही है सत्ता के लिए, 1571। इबादत खाने का स्थान, इबादत करने लोग आते थे लेकिन सत्ता की पंचायत करने लगते थे, तो 7-5 हो जाएगा, 1575। नेक्स्ट है मुगल शासक अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश, तो ये 1578 में था, क्योंकि इबादत खाने में ना सभी धर्म आके क्या करते थे, हमेशा सत्ता की ठाठ से ना पंचायत करते थे, और तो नहीं, सत्ता की ठाठ से बैठ जाते थे सत्ता में, तो सभी धर्म के लोग आते थे और सत्ता से 7 कर लीजिए, ठाठ से बैठ जाते तो 8 हो जाएगा। मजहर की घोषणा करनी है, तो लोग कहते थे कि नहीं, जब कोई कहता था कि मजहर की घोषणा करती थी तो लोग साफ ना मना कर देते थे, तो ना से हम रिलेट करेंगे 9 को, तो 1569 हो जाएगा। दीन ए इलाही, तो दीन ए इलाही 2 शब्द हम देखेंगे, दीन और इलाही दिया है, तो 2 1582 में है, और ठाठ से बैठ के 2 लोग दीन ए इलाही में इबादत करते थे या फिर मतलब पूजा करते थे, ऐसे याद कर लेंगे। सूर्य पूजा व अग्नि पूजा का प्रचलन कब चलाया, तो जब दीन ए इलाही की घोषणा की उसी समय, तो 1582 हो जाएगा। इलाही संवत, तो 1583। अकबर ने अपने राज्य में कई सुधार किए। मुगल कालीन शासन व्यवस्था में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। उसके समय में किए गए सुधार इस प्रकार हैं। युद्ध में बंदी बनाए गए व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को दास बनाने की परंपरा तोड़ते हुए अकबर ने दास प्रथा को 1565 में, और अकबर ने 1563 में अकबर ने विभिन्न तीर्थ स्थलों पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर की वसूली को बंद कर दिया। मार्च 1564 में अकबर ने जजिया कर को गैर मुस्लिम जन से व्यक्ति के रूप में वसूला और बंद करवा दिया, और 1571 में एक फतेहपुर सीकरी की अपनी राजधानी बनाई। 1583 में अकबर ने एक नया कैलेंडर इलाही संवत जो है वो जारी किया 83 में। तो 3 लोग ना क्या करते हैं, इलाही संवत जारी करते हैं, ऐसे याद करेंगे। अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाई और लगाने का प्रयास किया। विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 16 वर्ष, लड़कियों की जो है 14 वर्ष निर्धारित की। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध महिला ने मुगल काल में 1562 से 62 में पर्दा प्रथा व पेटीकोट सरकार का प्रतिनिधित्व किया? महामनगा जो कि अकबर की दाई माँ थी, महामनगा ने 1560 से 62 में पर्दा शासन अर्थात की पेटीकोट सरकार को उसने हुमायूं के साथ मिलकर दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना की। नूरजहां जो कि जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है, इन्होंने जुनता गुट का नेतृत्व किया। शासन कार्य में बराबर का हिस्सा लिया। इसने अनेक श्रृंगार प्रसाधनों एवं जेवरातों में सुरुचिपूर्ण परिवर्तन किया। जहां आरा थी कि जो कि शाहजहां की बड़ी पुत्री थी, धार्मिक एवं सात्विक विचारधारा की महिला, उत्तराधिकारी के युद्ध में दारा का पक्ष ली और सूफी मत में कादरी सिलसिले से प्रभावित शाहजहां के बंदी समय में यह शाहजहां के साथ रही। जेबुनिसा जो कि अकबर की पुत्री
की थी। ये विद्रोही शाहजहां अकबर के पत्र व्यवहार करने के कारण औरंगजेब ने 1669 में निर्वासित कर दिल्ली भेज दिया। यहीं पर उसने बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की। कभी क्वेश्चन दे सकता है कि बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय तो तुली हुई थी कौन, तो जेबू निशा जो है तुली हुई थी पुस्तकालय बनवाने के लिए। मुमताज महल ये शाहजहां की प्रिय पत्नी थी। यह भी श्रृंगार और प्रसाधनों की और जेवरातों की बड़ी विशेषज्ञ थी। अस्मत बेगम इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया। यह नूरजहां की माँ थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। मुगल शासक अकबर द्वारा परिवर्तित दीन ए इलाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जो धर्म है वो एक ईश्वरवाद में विश्वास करता था। इस धर्म में अनुयायियों के लिए मांस भक्षण वर्जित था और इस धर्म के अनुयायियों को क्या था कि मछुआरों और शिकारियों के साथ भोजन वर्जित था। इस धर्म में अनुयायियों को अपने जीवन काल में श्राद्ध करना आवश्यक था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस धर्म था एकेश्वरवाद में विश्वास करता था। अभिवादन करते समय क्या करता था, अल्लाह अकबर या जलालुह शब्दों का प्रयोग करता था। मांस भक्षण वर्जित था। अपने जन्म दिवस पर एक दावत देना आवश्यक रहता था। इस धर्म के प्रत्येक अनुयायियों को मछुआरों या शिकारियों के साथ भोजन करना वर्जित था। जीवन काल में ही श्राद्ध देना आवश्यक था। इज्जत, सम्मान, धर्म, संपत्ति, सम्राट के प्रति स्वामी भक्त। इस धर्म के अनुयायियों के 4 आदर्श थे। सूर्य के लिए सम्मान, अग्नि पूजा, धर्म में मान्य थे। अकबर ने 1582 ईस्वी में सभी धर्मों को तुलनात्मक अध्ययन कर दीन ए इलाही एवं तौहीदी ए इलाही देवी एकेश्वरवाद नामक एक धर्म की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अकबर ने सबसे पहला आक्रमण 1561 ईस्वी में गोंडवाना के गढ़कटंगा राज्य में किया था। गढ़कटंगा के प्रसिद्ध हिंदू राज्य की स्थापना अमन दास ने की थी। डी ऑप्शन होगा, केवल 2 सही है। साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अकबर ने सबसे पहला आक्रमण 1561 में मालवा के शासक थे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, तो गोंडवाना, जबकि ये मालवा के शासक थे बाज बहादुर के ऊपर किया। इस युद्ध में बाज बहादुर की पत्नी थी रूपमती ने जहर खाकर अपने सतीत्व की रक्षा की थी। मतलब जब आक्रमण किया ना अकबर, तो उनका पति मर गए, तो इन्होंने मतलब जैसे जौहर होता है वैसे इन्हें जहर खाकर अपने खुद को बचा लिए, मतलब सतीत्व की रक्षा की। बाज बहादुर और रूपमती की समाधि उज्जैन में है। वही 1561 में अकबर ने चुनार का जो किला है उस पर जीता। 1564 में अकबर ने गोंडवाना में गढ़कंटा राज्य को जीता और उसकी राजधानी जबलपुर के पास स्थित है चौरागढ़ में इसकी शक्ति महोबा के चंदेल राजकुमारी दुर्गावती थी। गढ़कंडा में प्रसिद्ध हिंदू राज्य की स्थापना जो है वो अमन दास ने की थी। गढ़कंडा राज्य के बाद में संग्राम शाह के छोटे पुत्र चंद्र शाह को लौटा दिया गया। वहीं 1572 में अकबर द्वारा गुजरात पर आक्रमण किया गया, जिसका कारण जिसकी समृद्धि और विश्व व्यापार का प्रमुख केंद्र स्थल होना था। अपने गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र के दर्शन के लिए पहली बार पुर्तगाली व्यापारियों से भेंट की थी। विंसेंट स्मिथ महोदय ने 1573 में अकबर के गुजरात के द्वितीय अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा था। वहीं अगर हम देखेंगे कि विंसेंट स्मिथ आर्थर ने बताया कि साम्राज्यवादी विचारधारा से संबंधित थे। ये 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों में सबसे प्रमुख थे। 1904 में प्रकाशित उनकी पुस्तक थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हम अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब कभी भी पूछेगा तो हिस्ट्री इंडिया की कौन बताएगा, ऑर्थर बताएंगे। विंसेंट ऑर्थर रिलेट कर लेंगे। वह एक ICS अधिकारी थे और भारत में ब्रिटिश सरकार की सेवा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मुगल शासक अकबर ने मालवा विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा बनवाया। ये ऑप्शन सही है, केवल 1। देखिए अकबर ने अपने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनवाया और ये लाल और भूरे बलुआ पत्थर से बना है। सफ़ेद और काले संगमरमर की नक्काशी है। जड़ाई से सजाया गया। मुगल शासक अकबर ने वर्ष 1581 में काबुल पर अधिकार कर उनकी अपनी सौतेली बहन एक काबुल के शासक हाकिम मिर्जा खान की बहन, मतलब जो सौतेली बहन थी वो हाकिम मिर्जा खान की सगी थी, बख्तुनिशा को काबुल का गवर्नर बनाया। यह पहला अवसर था जब किसी भारतीय शासक ने काबुल के ऐतिहासिक नगर में कदम रखा था। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, अकबर की दक्षिण नीति मूल रूप से साम्राज्यवादी थी। अकबर ने अहमदनगर की संधि के फलस्वरूप बरार का प्रदेश प्राप्त किया था। सी ऑप्शन इसमें सही होगा, दोनों।
देखते हैं। अकबर की जो दक्षिण नीति के मूल रूप से साम्राज्यवादी थी और अकबर ने दक्षिण राज्यों में खानदेश, अहमदनगर और शेरगढ़ को जीता था। खानदेश एक प्रकार का दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है। अकबर ने 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर अधिकार कर लिया और अकबर ने अहमदनगर के बहादुर शाह, चांद बीबी संरक्षिका से संधि के फलस्वरूप बरार का प्रदेश तथा बहुत ही भेंट प्राप्त की। इसी युद्ध के दौरान मुगल सर्वप्रथम मराठों के संपर्क में आए थे। वर्ष 1601 में अकबर ने अपने अंतिम आक्रमण, मतलब अकबर का अंतिम आक्रमण कब हुआ था? असीरगढ़ के किले में। और कब मराठों और सर्वप्रथम मुगलों का भेंट हुआ था, तो वो कौन सा युद्ध था? तो जब संधि के फलस्वरूप बरार का प्रदेश जो था, मतलब अकबर की जब दक्षिण विजय में थी, उस समय का बात है ये। मुगल शासक अकबर जो कि 1564 में उज़्बेकों ने विद्रोह किया, तो यह अकबर के समय का पहला विद्रोह था। 1586 ईस्वी में अफगान जो है बलूचियों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के दौरान बीरबल की मृत्यु हुई थी और मुगल शासक अकबर के काल में 1599 में शहजादा सलीम ने पुर्तगालियों का षड्यंत्र कर विद्रोह किया और इलाहाबाद में अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। पिता से हटकर सलीम के ही इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह ने अबुल फजल की हत्या कर दी, जो नौरतन में शामिल था। सोचिए। 12 नंबर क्वेश्चन, मुगल शासक शाहजहां ने सर्वप्रथम अनुवाद विभाग की शुरुआत की और रज़्मनामा रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद, जिसे हाजी इब्राहिम सरहिंदी द्वारा किया गया था। क्या इसमें सही है? तीनों, न तो एक नहीं दो। तो देखिए, मुगल जो शासक शाहजहां थे, तो अकबर ने क्या किया था? अनुवाद विभाग की स्थापना की। अनुवाद अकबर अच्छे से समझते थे, संस्कृत कैसे याद कर लेंगे, इसलिए महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भगवद गीता, पंचतंत्र का अनुवाद भी संस्कृत से फारसी भाषा में संभव हो पाया था। मुगल काल में मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी थे। इन्होंने रामायण और सिंहासन बत्तीसी को फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो और महाभारत के थे अनुवाद फैजी और अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा अकबर के आदेशों पर फारसी में किया गया और इसका नाम रज़्मनामा रखा गया। तो क्वेश्चन कभी घुमा के पूछ सकता है कि जो बदायूनी ने किसका किया था? तो रामायण और सिंहासन बत्तीसी का फारसी में अनुवाद किया था। और फिर वह महाभारत का पूछेगा तो महाभारत में फौज थी, तो इसलिए फौजी याद करेंगे, मतलब फैजी। और मतलब रामायण सुन के कभी कोई किसी को बद्दुआ नहीं देगा, तो बदायूनी है। ठीक है। सिंहासन बत्तीसी नया नाम है, कभी पूछ सकता है। तो बत्तीसी कौन दिखाते? कोई अगर बत्तीसी सिंहासन पे बैठ के दिखाता है तो लोग उसको बद्दुआ देते हैं। सिंहासन बत्तीसी जो कि फारसी भाषा में था। और अब्दुल कादिर बदायूनी यही था, इसने अकबर के आदेशों में क्या किया? फारसी में किया गया था और रज़्मनामा राम रखा गया। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, और फैजी और अब्दुल कादिर दोनों थे महाभारत में। ठीक है, महाभारत में दोनों थे। मुगल काल के दौरान अर्थवेद का अनुवाद जो है किसने किया था? अर्थवेद का अनुवाद जो है वो हाजी इब्राहिम सरहिंदी द्वारा किया गया। अकबर काल का लोकप्रिय रूप से फारसी साहित्य का पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अकबर के नौरत्न ग्यारह है, कौन है? तो इन्होंने अकबर के दरबार में प्रमुख विदूषक की भूमिका निभाई थी। कौन कौन थे? बी 1, 2 और 4 थे, तीसरे नहीं थे। स्वामी हरिदास। पढ़ते हैं हम। विदूषक की भूमिका निभाई राजा बीरबल। पहले हम देखेंगे, विदूषक की भूमिका में थे राजा बीरबल और इनका जो नाम था, असली नाम महेश दास था। बीरबल नाम अकबर द्वारा दिया गया था। तानसेन का असली नाम तन्ना मिश्रा, मतलब रामतनु पांडे, वह जो शुरू से स्वामी हरिदास के शिष्य थे। इन्होंने हजरत मोहम्मद गौस से संगीत सीखा था। किससे सीखा था? तो हजरत मोहम्मद गौस से। और यह अकबर के दरबार में एक प्रमुख संगीतकार थे। अबुल फजल यह अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक थे। फैजी यह एक प्रसिद्ध कवि थे और अबुल फजल के भाई थे। राजा मान सिंह ये अकबर की सेना में एक सेनापति थे और अकबर के ससुर भारमल के पुत्र थे। किसके? भारमल के पुत्र थे। राजा टोडरमल जो है वो टोडरमल जो थे वो अकबर के वित्त मंत्री थे और ये अकबर के संपूर्ण राज्य की राजस्व प्रणाली देखते थे। कौन? टोडरमल। ठीक है। और सेनापति वो थे। फैजी क्या थे? कवि थे। मुल्ला दो प्याजा एक सलाहकार थे। तो वही दो प्याजा की सब्जी बनानी है तो हमें सलाह लेनी पड़ती है, तो सलाहकार। हकीम हुमाम कौन थे? तो हकीम हुमाम रसोई घर के प्रधान थे। तो हकीम लोग ही तो भाई बहुत जड़ी बूटियाँ निकालते हैं। जड़ी बूटी मतलब किचन से, ऐसे हमने याद कर लीजिए। फ़कीर अजुद्दीन उल्लेख या सूफी
फ़कीर थे और अकबर के प्रमुख सलाहकार थे। अब्दुल रहीम खान खाना वह अकबर के शिक्षक और मुग़ल सेना के एक विश्वसनीय जनरल बैरम खां के पुत्र थे। अपने गज़ल और दोहों के लिए मशहूर थे। आईने अकबरी की सूची के अनुसार कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी। राजा बीरबल के संदर्भ में हम देखते हैं क्या सही है। इनका जो मूल नाम था वो राम तनु पांडे था, गलत है। दीन इलाही धर्म को अपनाए थे और ये मुगल शासक अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। राजा बीरबल का जो नाम था वो महेश दास या महेश दास भट्ट था। अकबर के डी ऑप्शन हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे महेश दास इनका महेश भट्ट नाम था और ये इन्हें वीरवर का की खिताब मिला था। इसके चलते वह बीरबल कहलाए थे। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में मुगल दरबार के प्रमुख थे वजीर। इनको वजीर आजम अकबर के नौरत्न में से एक था। इन्होंने दीन इलाही धर्म के अपनाया था। इनका असली नाम क्या था तो तन्ना मिश्रा अर्थात कि राम तनु पांडे था। वह शुरू से स्वामी हरिदास के शिष्य थे। बाद में इन्होंने हजरत मोहम्मद गौस से संगीत सीखा और यह एक प्रमुख संगीतकार थे। तानसेन का जो जन्म है वर्तमान में समय में मध्य प्रदेश के राजा ग्वालियर में एक हिंदू परिवार में हुआ था, राज्य ग्वालियर में। इनके पिता मुकुंद मिश्रा और प्रसिद्ध कवि और एक धनी व्यक्ति थे। इनका जन्म के समय तानसेन का नाम रामतनु रखा गया और ये मुगल शासक अकबर के नवरत्नों में से एक थे। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में हम समझेंगे क्या है मनसबदारी व्यवस्था। तो देखिए यह व्यवस्था जो है वो श्रेय करना मतलब किसका श्रेय था, बाबर का को जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी को एक पद दिया जाता था जिसके अधीन निश्चित मात्रा में सैनिक होते थे। ए ऑप्शन सही है केवल 2। मनसबदारी जो था फारसी भाषा का शब्द था जिसका अर्थ होता था पद। इसके 2 भाग थे, एक जात और सवार। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी को एक पद अर्थात कि मनसब जात दे दिया जाता था जिसके अधीन निश्चित मात्रा में सेवा घुड़सवार और कुशल सैनिक होते थे। मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था शुरू करने का जो श्रेय है वो अकबर को जाता है, न कि बाबर को, जिसे लागू करने में अकबर ने मध्य एशिया और मंगोलों से प्रेरित थे। मनसबदारी की जो नियुक्ति होती थी वो सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी मीर बख्शी के द्वारा की जाती थी। अकबर कालीन प्रशासन में और देखेंगे जैसे कि सूबा प्रांतीय प्रशासन, सूबा प्रांत जैसे सिपह सलार दिया है। ये क्या था तो प्रांतीय प्रशासन में पहले आता था सिपह सलार। यह एक कार्यकारी मुखिया था। क्या था, कार्यकारी मुखिया था। बाद में इसे निजाम या सूबेदार कहा जाता था। दीवान तो दीवाने होते हैं लोग राजस्व के, राजस्व विभाग। बख्शी कौन था, बख्शी में सेना का सामान रहता है तो सैन्य विभाग। अब सरकार और जिला प्रशासन, प्रांत के बाद क्या आता था, सूबा के बाद सरकार परगना और प्रांत के बाद जिला आता था। तो देखिए जिला में कौन था तो प्रशासनिक मुखिया आज भी है, जिला कलेक्टर। और फिर उसके बाद आता था अमल गुजार, तो राजस्व वसूलने वाला। तो अमल कर लो कि हमें सबसे राजस्व वसूल लेना है। कोतवाल जो कि कानून व्यवस्था को संभालने वाला। उसके बाद आता है तहसील प्रशासन मतलब परगना। इसमें सिकदार होता था। तो सिकदार सीखते हैं हम कानून व्यवस्था को कैसे संभाला जाता है, सिकदार हो गया। आमिल कानून को कि कानून मत सिखाओ, आमिल मतलब जाके मिलो और राजस्व वसूलो। ऐसे ग्राम प्रशासन में मुकद्दम जो कि ग्राम प्रधान होता था, पटवारी, लेखपाल और चौकीदार होता था। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन से विदेशी यात्री शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे तो उसका डी ऑप्शन हो जाएगा, 2 और 4। तो देखते हैं अकबर के काल में विदेशी यात्री जो आए थे उसमें था फादर एकावीवा और रॉल्फ फिंच। तो फादर कहते थे अकबर को लोग जो अंग्रेज थे, क्योंकि अकबर जो है ना पिंच नहीं मारता था। तो रॉल्फ फिंच और फादर एकवया शाहजहां के काल में भारत आए विदेशी थे। पीटर मुंडी, शाहजहां क्या आता था पीटता था किसको तो जीन लोगों को, क्योंकि वो ट्रेवनियर थे। तो पीटर मुंडी एवं जीन पेपिस्ट ट्रेवनियर जो है शाहजहां के काल में आया था। अकबर के काल में आने वाले और कौन कौन से, तो देखिए फादर एकावीवा था, फादर एंथोना था। तो फादर वाले जो होंगे तो अकबर में। फिर है मोंसेरात और राल्फ फिंच। राल्फ फिंच हमने याद किया। मोंसेरात तो मतलब आए अंग्रेज तो मांस खाने को कहते थे। फिर है जेरोम जोवियर और एमेनुअल पिनहोर। जब आप कोई काम अच्छे से करिए और जब शोर होता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। वही यार मेरे साथ होता है, इतना शोर हो रहा है बाहर पूछिए मत।
फालतू में बच्चे चिल्ला रहे हैं। जहांगीर काल में आने वाले कौन थे? तो विलियम हॉकिंस थे। कौन थे? विलियम हॉकिंस। तो और फिर कौन था? टॉमस रो। ये दोनों तो याद ही है। पियत्रो देला वोल भी आया था और विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी पेलस्टॉर्ट आया था। तो देखिए जहांगीर कहीं गिरेंगे तो क्या हो जाएगा? तो पित्र के पास चले जाएंगे, तो पियत्रो से पित्र कर लेंगे। और विलियम फिंच, रॉल्फ फिंच, रॉल्फ फिंच पूछेगा तो अकबर में। और विलियम फिंच तो भाई बहुत विलियन तरीके से पिंच मारते थे जहांगीर को, या फिर कोई गिरता था तो। एडवर्ड टेरी, एडवर्ड बनना चाहता था जहांगीर, पहले शॉर्ट और शॉर्ट पहनता था जो है जहांगीर, ऐसे याद कर लीजिए। शाहजहां के काल में कौन था? तो पीटर मुंडी था जो कि इटावली था, और जैन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर था, और फ्रांसिस वार्नियर एंड मैंडेसला निकोलोआ। शाहजहां ना जहाँ भी जाता था सबको कहता था निकलो यहाँ से, मैं मैन हूँ वरना फंसा दूंगा। तो मैन से मैंडेसला, निकलो से निकलोआ मनुची, और फ्रांसिस निकलो मनुष्य, मनुची को मनुष्य। मुगल काल में चाचर उस भूमि को कहा जाता था जिस पर प्रतिवर्ष खेती होती थी। मुगल काल में क्या था? पोलज वह भूमि था जिसे 5 या उससे अधिक वर्षों तक जोता बोया नहीं जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, न तो 1 न ही 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब हम पढ़ते हैं क्या था पोलज क्या था। मतलब उत्पादकता के आधार पर कृषि युग में भूमि 4 भागों में बांटा गया। पोलज वो होता था जिसमें प्रतिवर्ष खेती होती थी, प्रतिवर्ष खेती होती थी। तो यहाँ पे दिया चाचर, ये गलत है, पोलज होता था। तो भाई प्रतिवर्ष अगर खेती होगी तो हम क्या करेंगे? तो पोल करवाएंगे कि किसकी प्रतिवर्ष खेती हो रही है। प्रति 1 वर्ष के अंतराल पर खेती होती है, मतलब 1 वर्ष खेती होगी फिर प्रति पड़ जाती है, तो प्रति हो गया। चाचर वो होता था ना कि 3-4 वर्षों तक बिना बोए छोड़ दिया जाता था। जब चाचा से क्या होता है ना कि हम इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे कि चाचा से जब मतलब खेत पे लेके जब मुकदमा होता है ना, तो 3-4 वर्ष तक उस पर खेती ही नहीं होता है, मतलब बोया बिना बोया छोड़ दिया जाता है। बंजर मतलब जिसमें क्या होता है 5 या उससे अधिक वर्षों तक जोता बोया ना जाए। और मुगल शासन में अकबर ने राजस्व प्रशासन की योजना तैयार करने के लिए राजा टोडरमल को 1582 में शाही दीवान नियुक्त किया था। ठीक है, किसके लिए? तो राजस्व प्रशासन के लिए टोडरमल। मुगल शासक जहांगीर के संदर्भ में हम देखेंगे क्या सही है। वह मुगल वंश का तीसरा बादशाह था, उसके बचपन का नाम मुराद था। क्या इसमें सही है? बी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो 1 नहीं 2। मिर्ज़ा नूर उद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम जहांगीर जो था वो कौन था? तो ये मुगल वंश का चौथा बादशाह था। वह मुगल बादशाह अकबर का पुत्र था। अकबर के 3 पुत्र थे, सलीम, जहांगीर और दनियाल। मुराद और दनियाल जो है पिता के जीवन में ही शराब पीने की वजह से मृत्यु हो गई। सलीम अकबर की मृत्यु पर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के उपनाम से तख्त पर बैठा, और उदार शासक के रूप में जहांगीर ने अपने पिता अकबर की भांति उदार प्रवृत्ति के शासक था। बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने न्याय की जंजीर के नाम से प्रसिद्ध सोने की जंजीर जो है आगरा के किले शाहबुर्ज यमुना नदी के तट पर स्थित पत्थर में खंभे लगवाया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, मुगल निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। मुगल शासक अकबर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार आकारिजा के नेतृत्व में अकबर में एक चित्रशाला की स्थापना की। प्रसिद्ध चित्रकार फारूक बेग ने जहांगीर के समय मुगल चित्रशाला में प्रवेश किया। क्या इसमें सही है? डी, ना तो 1 नहीं 2। तो देखिए जो हेरात था के एक प्रसिद्ध चित्रकार आकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना हुई थी। किसके समय में हुए थे? तो जहांगीर ने नेतृत्व किया था ना कि अकबर ने। ठीक है, जहांगीर के काल में क्या था कि प्रमुख चित्रकार थे फारूक बेग और बिशन दास, उस्ताद मंसूर, दौलत मनोहर तथा अबुल हसन। इन्होंने क्या किया था कि जहांगीर के समय के थे। और यहाँ दिया प्रसिद्ध चित्रकार फारूक बेग ने जहांगीर के समय मुगल चित्रणशाला में प्रवेश किया था। तो ये तो चित्रकार थे, लेकिन फारूक बेग किसके काल में चित्रणशाला में प्रवेश किया? तो वो अकबर के समय। स्वयं चित्रकार होने के कारण मुगल शासक जहांगीर कला एवं साहित्य का पोषक था। किराना घराने की उत्पत्ति के मुख्य श्रेय जहांगीर को ही जाता है। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल था। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यहाँ मकबरा और मुगल शासक दिया शाहजहां। तो शाह लोग जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ ताजमहल की बात करते हैं। आगरा, हुमायूं,
तो हुमायूं दिल्ली में है। औरंगजेब, जेब में दौलत होनी चाहिए दौलताबाद। जहांगीर, जहाँ भी गिरेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि लोहे के समान है, तो लाहौर हो जाएगा। बाबर, तो बाबा को काका कहते हैं, तो काबुल हो जाएगा। अकबर, तो सिकंदरा पता ही है। शेरशाह सासाराम, बहादुर शाह जफर जो है रंगून हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, नूरजहां गुट के सदस्य कौन कौन थे? तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन कौन थे तो देख लेंगे। विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के सदस्य थे नूरजहां बेगम थी, एतमादुद्दौला जो कि इनको गियास बेग भी कहा जाता है, मिर्जा गियास बेग, ये नूरजहां के पिता थे। तो गियास बेग थे। असमत बेगम जो कि नूरजहां की माँ थी, असमत बेगम थी। आशफ खां जो नूरजहां का भाई था, तो 2, 3, 4 सही हो जाएगा। और शहजादा खुर्रम, बाद में शाहजहां। यह गुट जो है मुगल दरबार में जहांगीर के विवाह के तुरंत बाद ही सक्रिय हो गया, जिसका प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। महाबत खान जो था वो नूरजहां गुट का सदस्य नहीं था। महाबत खान जो जहांगीर का सेनापति था। नूरजहां के बारे में हम पढ़ते हैं। जो नूरजहां थी वो मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी थी। उसका मूल नाम मेहरुनिशा था। जब उसका पति मिर्जा गियास बेग अकबर के दरबार में एक उच्च पद पाने के लिए सफल हुआ और 1605 में जहांगीर के राज्यारोहण के वर्ष ही वह माल मंत्री नियुक्त हो गया, तो उसे एतमादुद्दौला की उपाधि दी गई। मेहरुनिशा को जहांगीर ने सर्वप्रथम नौरोज त्योहार के अवसर पर देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। और विवाह के पश्चात जहांगीर ने नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की और 1613 में नूरजहां की पद महिषी और बादशाह बेगम बनाया। क्वेश्चन नंबर 22, मुगल शासक शाहजहां के संदर्भ में। देखिए शाहजहां के कुछ कार्य थे, जैसे कि उसने सिजदा एवं पायोबस प्रदा का प्रारंभ किया, ये गलत है। इसने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत का प्रयोग किया, दूसरा जो है सही है। इसने सिजदा पर शाहजहां ने सॉरी प्रारंभ किया था, लेकिन नहीं, इसने समाप्त किया था। इसने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत का प्रयोग आरंभ किया था और पुर्तगालियों से युद्ध के खतरा होने पर उसने आगरा के गिरजाघर को तोड़वा दिया था। ठीक, फिर नेक्स्ट है, लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 आदेशों का जो घोषणा है वो जहांगीर ने करवाई थी। तमगा नामक जो एक मतलब कर की वसूली थी, सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद एवं कुओं का निर्माण, व्यापारियों के सामान की तलाशी उनकी इजाज़त के बिना नहीं थी। किसी भी व्यक्ति के मरने पर उसकी संपत्ति और उत्तराधिकारी के अभाव उस धन को सार्वजनिक निर्माण खर्च किया जाता था। शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध था। दंड स्वरूप नाक कान काटने की प्रथा की समाप्ति हो गई। घर पर अवैध कब्जा करने के लिए राज्य कर्मचारियों को मनाही थी। किसानों की भूमि पर जबरन अधिकार करने पर रोक लग गया था। कोई भी जागीर सम्राट की आज्ञा के बगैर परिणय सूत्र में नहीं बन सकती थी, कोई भी जागीर। गरीबों के लिए अस्पताल, इलाज के लिए डॉक्टरों की व्यवस्था का आदेश। सप्ताह के 2 दिन, मतलब जहांगीर के राज्याभिषेक का दिन और अकबर का जन्मदिन। पशु हत्या जो है पूर्णतः प्रतिबंध था। अकबर के शासनकाल के समय सभी कर्मचारी और जमींदारों को उनकी बात पुनः दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। कौन इतिहास के मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई थी? अर्जुमंद बानो। शाहजहां का जो विवाह 1612 में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम मल्लिका जमानी से हुआ था। बाद में इतिहास में यही मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। शाहजहां के मुमताज से उत्पन्न 14 संतान थे। केवल 4 पुत्र और 3 पुत्रियां ही जीवित बचे थे। इनका जो नाम था वो शाहजहां आरा जो कि जन्म 1614 में, दारा सिकों का जन्म 1615 में, गौहर आरा की जन्म 1631 में था। मोहम्मद सैयद मीर जुमला नाम से प्रसिद्ध जो एक फारसी व्यापारी थे, गोलकुंडा का वजीर था, वह किसी बात पर नाराज होकर मुगलों की सेवा में चला गया। इसी मोहम्मद सैयद मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। काजी उल कुज़ात, तो काजी कौन थे? न्याय करते थे, न्यायिक मामलों का अधिकारी। मीर आतिशबाजी होती है शाही तोपखाने में। मुहतशिब, तो मुहर्रत में नैतिक चरित्र को सुधार लो, ऐसे याद कर लेंगे। तो प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करने के लिए नियुक्त अधिकारी। दरोगा डाक चौकी, तो डाक चौकी से राजकीय डाक और गुप्तचर विभाग। मीर बहर, तो बाहर रहती है नौसेना जो है बाहर रहती है। मीर ए अदल, तो दल में न्याय होना चाहिए, एक दल आ रहा है न्याय करने के लिए। हर कारा, तो कारा जासूस है और वो संदेश वाहक दोनों होते थे।
मुगल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीय व्यवस्था थी। मुगलों ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जिस पर खलीफा जैसी विदेशी सत्ता का कोई अंकुश नहीं था। मुगल कालीन में राजत्व के सिद्धांत स्पष्ट व्याख्या अबुल फजल ने आईने अकबरी में की थी। मुगल सम्राट सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति और सर्वोच्च न्यायाधीश था। वास्तव में साम्राज्य की सारी शक्तियों का सम्राट भी निहित होता था। क्वेश्चन नंबर 25, धर्मट का युद्ध जो कि 15 अप्रैल 1658 में हुआ था, धर्मट का कब हुआ था? तो धर्मट 15 अप्रैल 1658। असामू, तो धर्मट और सामू एक थे। धर्मट पनघट पे, सामू गए तो 1658 दोनों है। डेट हम याद करेंगे, पनघट पहले आएगा और पनघट पे सामू गए तो 15 अप्रैल और 29 मई, मतलब पहले 15 अप्रैल फिर 29 मई। खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659 में हुआ था, तो खजुआ का भी याद कर लेना। और देवराई का जो युद्ध है वो तो खजुआ और देवराई जो है सेम है, 1659, बल्कि 1 जनवरी में और 1 अप्रैल में हुआ था। अब हम देखेंगे बहादुरपुर का युद्ध। जो बहादुरपुर का युद्ध था वो शाह शुजा और मिर्जा राजा जयसिंह ने मध्य 14 फरवरी 1658 ईस्वी को हुआ था। और इसमें शाह जो शुजा था इस युद्ध में पराजित हुआ। धर्मट का जो युद्ध था वो 15 अप्रैल 1658 को जसवंत सिंह शाही सेना व औरंगजेब के मध्य हुआ। इस युद्ध में औरंगजेब के साथ उसका छोटे भाई मुराद ने दिया था और इसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। इस युद्ध में जसवंत सिंह पराजित होने के बाद अपने राज्य वापस आया, लेकिन पत्नी के द्वारा दरवाजा न खोलने के कारण पुनः युद्ध करने के लिए चला गया। इस युद्ध में औरंगजेब ने अपने भाई मुरीद को अपने रास्ते से हटाने के लिए बंदी बना लिया था। फिर सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था वो धौलपुर युद्ध 29 मई 1658 को औरंगजेब व दारा सिकों के मध्य हुआ था। इसमें औरंगजेब जो था वो विजयी हुआ था। किसके? औरंगजेब व दारा सिकों के बीच में 29 मई और 1658 में। खजुआ का जो युद्ध था उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये 5 जनवरी 1659 में औरंगजेब व शाह शुजा के मध्य हुआ, जिसमें औरंगजेब ने विजय प्राप्त किया। वहीं दौराई का युद्ध देखेंगे तो 11 से 15 अप्रैल 1659 को औरंगजेब व दारा सिकों के मध्य हुआ, जिसमें औरंगजेब ने विजय प्राप्त की, दारा सिकों को अंतिम रूप से पराजित किया। क्वेश्चन नंबर 26, इसे दक्षिण का टोडरमल भी कहा जाता है। ये ऑप्शन मलिक अंबर इसमें सही है। किसे? तो देखिए, मलिक अंबर ने टोडरमल की लगान व्यवस्था से प्रेरणा ग्रहण करके अहमदनगर में भूमि सुधार किया, इसलिए उसे दक्षिण का टोडरमल भी कहा जाता है। मलिक अंबर ने निजाम शाही, बहुत ही शोर कर रहे हैं सब बच्चे। मलिक अंबर ने निजाम शाही सेना में क्या की? मराठों की भर्ती के लिए गुरिल्ला युद्ध की पद्धति की शुरुआत की और जंजीरा द्वीप पर निजाम शाही नौसेना का गठन किया था इसने। मुगल शासक था जहांगीर के समय अहमदनगर राज्य का प्रधानमंत्री मलिक अंबर था, जिसका जन्म जो था संभवतः 1549 ईस्वी में अबिसिनिया के एक बख्शी परिवार में हुआ था। बाल्यकाल में उसे दास बनाकर बगदाद के बाजार में ख्वाजा पीर बगदाद के हाथों बेच दिया गया। मलिक अंबर को लेकर ख्वाजा दक्षिण भारत आया और वहाँ उसे मुर्तजा निजाम शाह प्रथम के मंत्री चंगेज खान ने खरीद लिया। कालांतर में दास मलिक अंबर अपनी असाधारण प्रशासन और क्षमता, सैन्य कुशलता और राजनीतिक दूरदर्शिता से अहमदनगर का जो है प्रधानमंत्री बन गया था। मुगल शासक जहांगीर के संदर्भ में देखेंगे क्या सही है। तो देखिए, इसके में कह रहा है कि उनका वास्तविक नाम सुल्तान था, मतलब कि सलीम मिर्जा था। उन्हें प्रायः सहस्र दुआओं वाला शिशु कहा गया है, तो इसमें बी सही है। तो देखिए, इसका वास्तविक नाम जो था जहांगीर का वो सुल्तान मिर्जा सलीम मिर्जा ही था। जन्म अकबर के शासन के 13वें वर्ष जो कि 30 अगस्त 1569 में फतेहपुर सीकरी में संत शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। उनकी माता हरका बाई थी। मरियम उर्फ जमानी आजमे आमेर के राजपूत नरेश बिहारी मल की पुत्री थी। वहीं सलीम का जो जन्म है शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए उसे प्रायः सहस्त्रों दुआओं वाला शिशु कहा जाता है। अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम से अपने पुत्र का नाम सलीम रखवा था। शाहजहां के काल में कौन विदेशी आया था? तो हमने अभी पढ़ा ही था कि जहाँ गिरेंगे तो मतलब पीट पीट के गिराते हैं और कहते हैं निकलो, तो कौन था? तो पीटर मुंडी निकले और फ्रांसीसी वरना फंसा देंगे, और जॉन वपित्ते ट्रेवनियर भी था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, दिल्ली के लाल किले के संदर्भ में।
तो देखिए इसका निर्माण जो है मुगल शासक जहांगीर द्वारा करवाया गया था। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था। इसके भीतर जो था शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया और यह यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर में स्थित है। तो हम पढ़ते हैं इसका जो पहले बात इसका निर्माण। तो देखिए वर्ष 1648 में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस किले में रंग महल, हीरा महल और नौबत खाना, दीवाने आम, दीवाने खास आदि महत्वपूर्ण इमारत है। ये तो सही है, ठीक है। और दिल्ली में लाल किले बसाने का जो श्रेय है वो शाहजहां को है, ना कि जहांगीर। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा। और लाल किले के भीतर औरंगजेब ने, और यहाँ पे क्या कह रहा है, तो शाहजहां ने, औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया जिसके बाएं तरफ हयात बख्श बाग बनाया गया। हयात बख्श बाग के प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए 2 मंडप बनाए गए जिसे सावन मंडप, भादो मंडप कहा गया। इस बाग का फव्वारा दर्शनीय है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है और दीवाने खास में अंकित है। नेक्स्ट है यूनेस्को ने वर्ष 2007 में विश्व धरोहर स्थल में रूप में इसको क्या किया था, नामित किया था लाल किले को। देखेंगे। और लाल किले में बनी जो मोती मस्जिद का निर्माण है वो औरंगजेब द्वारा कराया गया। इसमें उच्च कोटि के संगमरमर का उपयोग किया गया। यह आगरा के किले में बनी मोती मस्जिद से मेल खाती है। यहाँ केवल वक्रता ज़्यादा उभर कर सामने आई है। उपासना कक्ष के ऊपर 3 बड़े गुंबद बने हुए हैं, एक ही आकार की बुर्जी के रूप में बनाए गए हैं। पुस्तक और लेखक देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है नज़्म उल बहरैन, ये किसकी थी, तो बहरे कौन थे, तो दारा सिकोह द्वारा रचित हिंदू और इस्लाम धर्म में एक ही पथ का 2 राही बताया गया है। नज़्म उल बहरैन, बहरे लोग हैं तो दारा ने कहा एक ही पथ के हैं। फुतुहात आलमगीरी, तो फुतुहात आलमगीरी ना, तो ऐसे में याद करेंगे कि अब फुतुहात को हम थोड़ा सा ना जैसे आलमगीरी, तो आलम किसका चाहिए, ईश्वर का चाहिए, ईश्वर दास नागर। इसकी रचना जो है औरंगजेब के 34 वर्षों के शासनकाल में वर्णन किया गया था। तुजुक ए जहांगीरी, तो लोग ना एकदम तुझे हुए हैं जहाँ भी मतलब मौत को दावत दे रहे हैं, ठीक है। तो जहांगीर तथा मोतमिद खां, तुजू की जहांगीरी किसकी थी, जहांगीर तथा मोतमिद खां। इस नियुक्ति की कृति में जहांगीर के जीवन और शासनकाल का वर्णन हुआ था। जहांगीरी से भी समझ सकते हैं। तबकात अकबरी, तो निज़ामुद्दीन अहमद ने इस कृति के 9 भाग किए जिसमें कि दिल्ली सल्तनत के मुगल का इतिहास वर्णन है। तो ऐसे याद करिए ना, अकबर को निज़ाम बहुत पसंद थे तो निज़ामुद्दीन या अकबर निज़ामी था। आलमगीर नामा काजिम सिराजी द्वारा, तो आलमगीर जो है वो काजिम है या फिर काजी हैं। इस पुस्तक में औरंगजेब के शासनकाल का आरंभिक वर्षों का वर्णन है। चंद चहारमन, तो चंद्रभान ये पढ़े ही थे। शाहजहां की शासन प्रणाली और कार्य प्रणाली का वर्णन है। तारीख शाहजहानी सादिक खां द्वारा लिखित है। इस पुस्तक में शाहजहां के जीवन काल का उल्लेख है। तारीख उल्फी मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक में इस्लाम धर्म के जो मुल्ला दाऊद जो है वो द्वारा लिखित है और इस पुस्तक में इस्लाम धर्म के 1000 वर्ष पूरे होने का इतिहास वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें, निम्नलिखित मुगल शासकों के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो पहले पता ही है, बाबर जो था भारत में मुगल वंश का संस्थापक और पहला बादशाह था और इसने 1526 से 1530 ईस्वी के बीच शासन किया। हुमायूं जो था वो दूसरा मुगल बादशाह था। हुमायूं मतलब बाबर के बाद दूसरा हुमायूं, ये 1530 से 40 के बीच में था। अकबर तीसरा मुगल बादशाह था और जहांगीर चौथा था और शाहजहां 5वां था। तो क्रम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सकरखेड़ा का जो युद्ध हुआ था वो 11 अक्टूबर 1724 को लड़ा गया। यह युद्ध बरार में हुआ। यह युद्ध निजाम उल मुल्क और मुबारिस खान दक्कन के सूबेदार के बीच लड़ा गया था 1724 में। अक्सर पूछता है शक्कर कौन खड़ा खड़ा होके खाता है, तो 17 साल का या फिर 24 साल का लड़का था। 1724 याद कर लेंगे। निम्नलिखित कथनों में बताएंगे मुगल शासक जहांगीर ने चित्रकार अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। क्या सही है, तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है कि चित्रकार उस्ताद मंसूर ने जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र तैयार किए थे। तो
अबुल हसन जो था मुगल शासक जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। जहांगीर ने उसे नादिर उल जमा की उपाधि तो दी। अबुल हसन ने जहांगीर की गद्दी पर आसीन होने का एक चित्र तैयार किया था। यहाँ पे उस्ताद मंजूर को कह रहा है, जो कि गलत है। किसने किया था? अबुल हसन ने। और जिसके बाद में जहांगीर की आत्मकथा थी तुजू के जहांगीर का मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। उसने उस्ताद मसूर को नादिर उल अशमा युग का आश्रय एवं अबुल हसन को नादिर रुज़मा युग शिरोमणि की उपाधि प्रदान की थी। तो 2 उपाधि इसने दी थी। देखिए, उस्ताद मंसूर को क्या दिया था? नादिर उल अशरमा युग का आश्रय देने वाला। अबुल हसन को नादिर रुज़मा। ठीक है। नेक्स्ट है जहांगीर काल में अकबर का मकबरा जो है वो कहाँ है? तो ये है सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहाँ पे है? अकबर का सिकंदरा में। एतमादुद्दौला का कहाँ है? आगरा में। रहीम खान ने खाना दिल्ली में खाएंगे तो दिल्ली में। अनारकली का मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में। अनारकली लोहे की दीवार के पीछे चुनवाई गई थी, ऐसे याद कर लीजिए। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? तो लाहौर में है। जहाँ गिरेंगे तो लोहे के समान है। दिल खुश हो गया लोहा देख के तो लाहौर में दिलखुश बाग। और फिर शालीमार का बाग कश्मीर आदि वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 32 मुगल कालीन और स्थापत्य संबंधी शासक जैसे दिया है। मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल के याद में वर्ष 1632 में से 1653 के बीच इसका निर्माण कराया था। मुमताज़ महल का यूनेस्को ने 1983 में ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। आगरा में स्थित था। जामा मस्जिद जो था वो इसका निर्माण दिल्ली में शाहजहां के द्वारा करवाया गया। कार्यवर्ष इनका 1656 में पूरा किया गया। अब देखिए 1653 में क्या, तो ताजमहल का निर्माण हुआ आगरा में। और 53 में 1632 से 53 के बीच हुआ। और 83 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। और फिर 56 में 53 के बाद 56 में इसने क्या किया कि शाहजहां ने जामा मस्जिद का भी दिल्ली में निर्माण शुरू कर दिया। बादशाही मस्जिद लाहौर में इसका निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में जो दौरान हुआ वर्ष 1673 में इसका पूरा हुआ था। और यह विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में राजधानी लाहौर में स्थित है। मुगल काल में उसकी बहुमुखी सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण भारतीय इतिहास का द्वितीय क्लासिकी युग कहा जाता है। मुगल कालीन स्थापत्य में मध्य एशिया को इस्लामी और भारतीय कला को मिश्रित रूप है। इसमें फारस, मध्य एशिया एवं तुर्की, गुजरात, बंगाल एवं जौनपुर आदि स्थानों की परंपरा का अद्भुत मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है संभल की जामी मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 33 है संभल की जामी मस्जिद, दूसरा किला ए कोहना मस्जिद, तीसरा फतेहाबाद मस्जिद। क्या इसमें सही है जो कि मुगल काल से है? तो डी ऑप्शन है 1 और 3। तो देखें जो काबुली बाग मस्जिद है इसे बाबर ने पानीपत में बनवाया। जामी मस्जिद का निर्माण भी बाबर ने संभल रोहेलखंड में किया। आगरे की मस्जिद जो आगरा में था लोधी किले के भीतर, इसका निर्माण भी बाबर ने किया। तो पहली बात तो इन सब का बाबर ने किया था। हुमायूं द्वारा जो है फतेहाबाद मस्जिद का निर्माण पंजाब में करवाया गया। दीन पन्ना जो है हुमायूं द्वारा। तो 3 तो बाबर के हैं, एक तो काबुली, जामी और आगरा की मस्जिद। फतेहाबाद जो है वो हुमायूं से संबंधित है, दीन पन्ना जो है वो भी हुमायूं से है। लेकिन यहाँ पे जो है किला ए कोहना जो दिया है ये जो है ना, ये पुराना किला दिल्ली में शेर शाह द्वारा बनाया गया था। ये दिल्ली सल्तनत से हो जाएगा ना कि मुगल से हो जाएगा। तो देखिए पुराना किला जो था वो दिल्ली में शेर शाह द्वारा बनवाया गया था। किला ए कोहना मस्जिद पुराने किले के भीतर दिल्ली में शेरशाह द्वारा बनाया गया। शेरगढ़ एवं दिल्ली शेरशाही दिल्ली में शेरशाह द्वारा बनाया गया। शेरसुर नगर कन्नौज के बर्बाद करके शेरशाह ने बनवाया था। फिर नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, आगरा किले में स्थित जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने कराया था। और फिर दूसरा कह रहा है दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण है वो हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, दोनों सही है। तो देखिए रोहतासगढ़ जो किला था और शेरशाह द्वारा उत्तरी पश्चिमी प्रांत में बनवाया गया था। शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित शेरशाह द्वारा बनवाया गया था। तो रोहतासगढ़ जो आगरा के किले में स्थित जागीर महल का जो निर्माण है अकबर ने करवाया था। तो इसमें दोनों सही बोला है। हम पढ़ते हैं रोहतासगढ़ का जो किला है वो तो शेरशाह द्वारा, और शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम में शेरशाह द्वारा खुद ही बनवाया गया था अपना मकबरा। हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित, इस मकबरे का जो निर्माण है वो हमीदा बानो बेगम की थी, अकबर की सौतेली माँ थी। आगरा का जो किला है वो अकबर ने बनवाया था। आगरा का अगर किला पूछेगा तो अकबर ने करवाया।
और जहांगीरी महल यह आगरा में स्थित है, अकबर द्वारा बनवाया गया था, तो ये भी सही है। और अकबरी महल जो है आगरा में अकबर ने बनवाया था। जहांगीरी महल फतेहपुर सीकरी में है, तो अकबर ने ही बनवाया था। दीवाने आम अकबर, दीवाने खास ये फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा। पंचमहल हवा महल फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा। तुर्की सुल्तान का महल, मरियम महल और बुलंद दरवाज़ा सब अकबर द्वारा बनवाया गया था। 35 शेख सलीम चिश्ती की मकबरे का निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा करवाया गया था, सही है। और दिल्ली में स्थित एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण जो नूरजहाँ द्वारा करवाया गया था, गलत है, क्योंकि एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो दिल्ली में नहीं है, ये आगरा में, सॉरी लाहौर में नूरजहाँ द्वारा शहादरा द्वारा करवाया, नहीं आगरा में है, इसको गलत है। एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो आगरा में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में जो कि जहांगीर द्वारा। एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो आगरा में नूरजहाँ द्वारा। आगरा तो दौलत जब किसी को मिल जाती है तो आग लगाते हैं लोग, तो आगरा में होगा। तो और नूरजहाँ तो दौलत में नूर होती है, या फिर दौलत दौला आ रहा है तो दौलत। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है, तो लाहौर में। जहाँ गिरेंगे तो लोहे समान होंगे, तो लाहौर नूरजहाँ। इस्लाम शाह का मकबरा जो है शेख सलीम चिश्ती का पुत्र था, ये फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाया गया था। अकबर का जो किला हो लाहौर में अकबर द्वारा, लाहौर का किला सो है लाहौर में अकबर द्वारा। इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाला किला अकबरकालीन अंतिम इमारत इलाहाबाद में अकबर द्वारा। 36 नंबर है, औरंगाबाद स्थित बीबी के मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका निर्माण मुगल शासक अकबर औरंगजेब द्वारा करवाया गया और आलोचना स्वरूप इसे प्रायः ताजमहल की फूहड़ नकल भी कही गई थी, सी है, दोनों सही है। मुगल शासक थे औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद्दुरानी की याद में 1678 ईस्वी में औरंगाबाद में एक मकबरा बनवाया जिसे बीबी का मकबरा नाम से प्रसिद्ध है। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। ताजमहल की तर्ज पर यह बना मकबरा हमेशा आलोचना का पात्र बना रहा है, जिसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं। औरंगजेब की ललित कलाओं में कोई रुचि नहीं थी, फिर भी काल में कुछ इमारतें बनी हैं। औरंगजेब कालीन प्रमुख इमारतों में दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद, पूर्ण संगमरमर लाहौर की बादशाही मस्जिद 1674 में, रबिया का बीवी का मकबरा प्रमुख है। 37 नंबर है, हुमायूं के मकबरे के संदर्भ में, ये भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था, सही है ए। और इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं, ये भी सही है। यूनेस्को में 1993 में ये विश्व धरोहर घोषित हुआ, सही है। हुमायूं का जो मकबरा है विशेष सांस्कृतिक महत्व का था क्योंकि ये भारतीय महाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था। इसे अकबर की सौतीली माँ एवं हुमायूं की विधवा हाजी बेगम द्वारा ईरानी वास्तुकार मिरग मिर्जा गियास बेग की देखरेख में बनवाया गया था। इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। इसका जो निर्माण है हुमायूं के पुत्र जो थे महान सम्राट अकबर के संरक्षण में किया गया था। और इसने मुगलों का शयनार भी कहा जाता है क्योंकि इसके कक्षों में 150 से अधिक मुगल परिवार के सदस्य दबे हुए हैं। हुमायूं का मकबरा जो है, हुमायूं का मकबरा जो है वो चार बाग, कुरान के स्वर्ग की 4 नदियों के साथ चतुर्भुज का एक उदाहरण, इसमें चैनल शामिल है। यूनेस्को में 1993 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता थी। आराम बाग जो है वो आगरा में बाबर द्वारा बनवाया गया था। बार बार आराम की बात करते हैं तो आगरा में अ से आराम और से आगरा हो जाएगा। शालीमार बाग कहाँ पे था, तो शालीमार बाग है, तो लोग सोचते हैं काश हम भी जाएं जहाँ पे शालीमार बाग है, तो जहांगीर हो जाएगा। शालीमार बाग एक लाहौर में है। एक कश्मीर में जब काश आएगा तो जहाँ जाने की बात हो रही है तो शालीमार बाग है, लेकिन लाहौर आएगा तो ये निशात बाग है। और चश्मा ए शाही कश्मीर में है शाहजहाँ द्वारा। पिंजौर बाग उद्यान जो है वो हरियाणा में है। औरंगजेब तो पिंजड़े में, जेब में जब पैसे नहीं होते हैं तो लोग पिंजड़े में कर देते हैं, और हरियाणा इसका हो जाएगा। हरियाणा में है पिंजरा, पिंजड़े में लोग हरियाणा में होते हैं। 38 नंबर देखेंगे, दीवान अशरफ वित्त मंत्री रहे थे कौन कौन, मुगल शासक अकबर के काल में। ए ऑप्शन हो जाएगा।
दीवाने वजीर जो है यह एक पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। ये वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दीवाने अशरफ भी था ये। प्रमुख वजीरों का वर्णन निम्नलिखित में से अकबर के मुजफ्फर खां अकबर के समय थे, जैसे कि अकबर के समय बहुत मौज होती थी। टोडरमल तो थे ही, तो मुजफ्फर खां, टोडरमल, ख्वाजा शाह मंसूर। अकबर के समय जो वजीर थे वो बहुत मशहूर थे, तो मंसूर। और अब्दुल रहीम खाने खाना और सब कोका पीते, तो मिर्ज़ा अजीज़ कोका हो जाएगा। फिर जहांगीर के देखेंगे वित्त कौन थे, तो गियास बेग थे, एतमादुद्दौला इन्हीं को कहते हैं। शाहजहाँ में कौन थे, अफजल खां। तो शाहजहाँ, शाह लोगों से हमसे जलते हैं, इस्लाम वाले। शाहजहाँ के समय कौन थे, तो अफजल खां थे, इस्लाम खां और शाहदुल्ला खां थे। तो लास्ट में खा आ रहा है, इसमें ध्यान देंगे। औरंगजेब के समय असद खां थे, जो 31 वर्षों तक वजीर रहे थे। मुगल कालीन केंद्रीय अधिकारी देखेंगे, जैसे आईन अकबरी में पदाधिकारियों में 23 वर्गों में बांटा गया था। दीवान वजीर जो या प्रधानमंत्री था, इसके 5 मुख्य अधिकारी सहायक होते थे, जिसे दीवान खालसा, खालसा भूमि का मालिक। दीवान तन, खालसा भूमि हो गया, तन, तन तो तन से वेतन एवं जागीर हमने याद किया था। मुस्तैफी, तो मुफ्त में आय और व्यय नहीं दिया जाता है, आय व्यय का निरीक्षक। मुशर्रिफ, महालेखाकार, मुशर्रिफ हो गए महालेखाकार, ठीक है। वाकिया नवीश, वाकिया ऐसी है कि रिपोर्टर आ गए। और मुगल काल में साहित्य के बारे में हम देखेंगे, जैसे कि दिया नुक्सा है दिलकुशा, तो दिल खुश हो गया भीम सक्सेन की बात सुन के, क्योंकि या फिर भीम सक्सेस हो गए ऐसे। फारसी भाषा में थी ये, भीमसेन सक्सेना बुरहानपुर द्वारा रचित थी ये, बुरहानपुरी द्वारा। खुलासत तवारीख फारसी भाषा में थी, सुजान राय भंडारी द्वारा रचित थी। तो तारीख पे जो है ना रोक, मतलब जब भी खुलता है कोर्ट, तो लोग तारीख पे भेजते हैं जो कोर्ट के जज होते हैं, और ऐसा लगता है कि राय नहीं भंडारे में बुला रहे हैं कि तारीख पे आना। मज़्म उल बहरीन, बहरे उल मज़्म, मज़मा लगा हुआ है बहरे का दर पे, तो दारा सिको द्वारा रचित थी। तुजू की जहांगीरी जो थी, जहांगीर की आत्मकथा थी, और इसमें कौन थे, तो जहांगीर, मोहम्मद खां और मोहम्मद हादी। वकायत ई आलमगिरी, तो वाक़यात आलमगिरी, तो ऐसे याद करेंगे, वकायत दे रहा है तो आलमगिरी, तो वाक़यात से हम ऐसे क्या करेंगे कि वाक्य जो होता है ना, वाक्य आलमगीर की जो है अच्छी नहीं है, अकिल नहीं है उसके पास, तो अकिल खा हो जाएगा। फुतुहात आलमगिरी, तो फुतुहात आलमगीर जो है वो ईश्वर के दास होना चाहते हैं, फुतुहात। मासिर ए आलमगिरी, तो माशिर ए आलमगिरी, तो क्या हो जाएगा कि मासी ने शक किया कि मुस्टंडे यहाँ आए हुए हैं, तो मुस्तिद खा। और मुंतखब उल लुबाब, तो ये खफी खा, जैसे लुबाब जो है खफी खा से। आमल ए सालेह, तो ये मोहम्मद शाले द्वारा रचित है, फारसी भाषा में मोहम्मद शाले द्वारा। तो फिर नेक्स्ट है चहार चमन, ये हमने याद ही किया था, चंद्रभान। शाहजहाँ नामा, तो शाहजहाँ की नीयत साफ है, इनायत खां, तो इनायत में नियत आ रहा, तो नायत। आलमगीर नामा, आलमगीर जो हैं वो फारसी भाषा में क्या करते हैं, तो काजी बन गए हैं, आलमगीर जो हैं वो काजिम बन गए हैं, तो काजिम सिराजी। इकबाल नामा, इकबाल जहांगीरी, मोतमित खा बख्शी द्वारा। माशिर ए जहांगीर, तो माशिर से क्या हम कर लेंगे कि माशिर, ख्वाजा कामदगार, तो काम माआसिर, माँ आके सिर पे खड़ी हो गई क्योंकि काम नहीं है, तो कामगार, ख्वाजा कामगार। पातशाह नामा मोहम्मद आमीन कज़वीनी द्वारा है, तो पातशाह, तो पद हम रखेंगे तो शाह लोग समझ के आमीन, आमीन कहते हैं, काजी समझते हैं, कज़वीनी। इतना टफ है ना कि ऐसे याद ही नहीं होगा। पातशाह नामा जो फारसी भाषा में थी, अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा मोहम्मद वारिश ने। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर, केंद्रीय अधिकारी दिया है, सब बहुत टफ है, क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, इतना तो कंफर्म है। जैसे मीर बख्शी के बारे में दिया है, बी ऑप्शन इसमें सही होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। मीर बख्शी तो बख्शते नहीं है, सैन्य विभाग के सर्वोच्च अधिकारी। और उस सदर ऐसे याद किए थे कि दर दर पे हम धार्मिक मामले के लिए जाएंगे। काजी जो होता था वो न्याय अधिकारी था, मुफ्ती इसको कहते थे, मुफ्ती इसकी सहायता के लिए होता था। खान सामा, खाना हम भोजनालय में खाएंगे। आतिशबाजी हो रही है तो खाने विभाग में। डाक चौकी जो था वो गुप्तचर व डाक विभाग था। मुहतशिब, मोहलत मिल गई नैतिक मूल्यों का निरीक्षण करने के लिए। कार्य शरीयत की विरोधियों पर नियंत्रण रखना। मीर तुजुक,
तुजुक, तो धर्मानुष्ठान का अधिकारी होता था तुजुक। इसको रट लेंगे कि तुले, या फिर ऐसे याद कर लीजिए ना कि तुजुक में ऐसे आएगा, झुक झुक गए हम धर्मानुष्ठान अधिकारी के सामने और धार्मिक उत्सव में। मीरे बहर, बहर बाहर रहते हैं जल सेना मतलब नौसेना वही का प्रधान। बहर मतलब बाहर रहते हैं। बर, तो मीरे बर, तो बर कहाँ मिलता है, तो वन विभाग में मिलता है, वन में बर पाई जाती है। नाजीरे वयुतात, शाही कारखानों के अधीक्षक थे। और मीरे अर्ज, अर्ज हम किससे करेंगे, तो अपने आवेदन पत्रों के द्वारा अर्ज करेंगे बादशाह से। मुशुद्दी, यह बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल किया करता था। और मुगल काल में पैदल घुड़सवारों की सेना जो थी वो हस्ती सेना थी। पैदल सेना, इसमें दो प्रकार के सैनिक प्रमुख थे। और शाम, युद्ध करने वाले सैनिक, तो शाम में क्या करते हैं, तो युद्ध करते हैं। और शेहबंदी, ये मालगुजारी वसूल करने में सहायता करते थे। अन्य प्रकार के सैनिक दाखिला थी इसमें, जैसे दाखिली सेना थी, सैनिक थे। इसमें भर्ती बादशाह द्वारा होता था, परंतु ये मनसबदारों की सेवा में भेज दिए जाते थे। घुड़सवार सेना, इनके मुख्यतः दो प्रकार के थे, एक सीलेदार और बरगीर। और सीलेदार का घोड़ा और अस्त्र का प्रबंध स्वयं करना पड़ता था, जबकि बरगीर को यह सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता था। ये राजा निजी सैनिक, इन्हें भद्र सैनिक भी कहा जाता था, ये राजा के साथ रहते थे। तो यहाँ पे हमारा जो टेस्ट नंबर था, मेडिवल हिस्ट्री का टेस्ट 20 जो है कंप्लीट हो गया है। अब एक ही टेस्ट बचा है, टेस्ट 21, उसको मैं जल्दी करूँगी। उसके बाद 22 से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। थैंक्स।